नमस्कार, मैं डीएस कश्यप डीएसपी एकेडमी जयपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी फर्स्ट ईयर से। बीएससी फर्स्ट ईयर का होगा पेपर फर्स्ट का नाम होगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ये अपना लेक्चर फर्स्ट होगा। तो हम देखना ये है कि हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो पेपर फर्स्ट है इसके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है, यूनिट वाइज इसके आधार पर हमें पहले ये देखना होगा। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की डिवाइडेशन 5 यूनिट के बीच में हो रहा है राजस्थान यूनिवर्सिटी में। तो पहली यूनिट में होगा सेट प्लस रिलेशन, यानी कि समुच्च प्लस संबंध। यूनिट सेट में पढ़ेंगे हम बूलियन अलजेब्रा, बूलियन बीजगणित। यूनिट थर्ड में पढ़ेंगे प्रोपोजिशन कैलकुलस, यानी कि शाब्दिक कलन, और इसमें एक और चैप्टर होगा जनरेटिव फंक्शन। फिर यूनिट 4 होगा ग्राफ और यूनिट 5 होगा ट्री। ये सब हम ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बीच में क्या है पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के यूनिट फर्स्ट से। यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले लेंगे हम सेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेट से। तो अब देखते हैं सेट के बारे में। सेट होता क्या है? सेट होता है समुच्च। सेट होता है समुच्च। अब सेट की डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन तो समझते हैं सेट की कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ distinct a well-defined collection of distinct objects is called a set। इसका मतलब क्या हुआ? यानी a well-defined collection of a distinct subjects is called set। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भिन्न भिन्न वस्तुओं का, यानी कि भिन्न भिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहें। समुच्चय कहते हैं। यानी कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। यानी कि भिन्न भिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहेंगे हम? समुच्चय। वस्तुएं कैसी है? अब यहां देखनी होगी भिन्न भिन्न डिस्टिंक्ट अलग अलग वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह कैसा होना चाहिए? सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहेंगे हम? समुच्चय। अब समुच्चय को हम जो डिनोटेशन होगा, जो इसका प्रदर्शित करेंगे, डिनोटेशन होगा, वो क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से होगा। यानी कि ए बी सी इस तरीके से होगा इसका। और जो समुच्चय के अंदर, जो हमने कोई भी समुच्चय लिया, सेट लिया तो जो सेट का हम जो इसका डिनोटेशन होगा वो क्या लेंगे हम? कैपिटल लेटर्स, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से लेंगे। और जो सेट के अंदर जो अवयव होंगे, यानी कि मैंने कोई भी सेट लिया, ए लिया, जैसे ए बी सी, ये मैंने एक सेट लिया, सुपरिभाषित संग्रह ए बी सी, एक सेट हो गया। अब मैंने यहाँ पे देखा है कि जो ए है इसको ये लिया, इसको क्या बोलेंगे हम? सेट बोलेंगे। ये ए बी सी मिला के इसको क्या बना? ये सेट बना। अब जो ये सेट लिया है, सेट को हम मछली कोष्ठक इसके बीच में व्यक्त करेंगे। जो सेट के बीच में, जो सेट के अंदर जो अवयव होंगे इनको बोलेंगे हम एलिमेंट। इनको क्या बोलेंगे? एलिमेंट, यानी कि अवयव। और इन जो अवयव है, इन अवयव को हम अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करेंगे। ध्यान देने की बात है कि जो हम इसको तो प्रदर्शित करेंगे, जो सेट होगा उसको किससे? अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से। और जो सेट के अंदर जो अवयव होंगे उनको कैसे करेंगे? स्मॉल लेटर से। और इनको जो ये होंगे इनको क्या बोलेंगे? अवयव, यानी कि एलिमेंट। अब देखते हैं, हमें यहाँ एक शब्द आया था सुपरिभाषित।
सुपरिभाषित इसका अर्थ क्या होता है? सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित संग्रह का अर्थ है कि यदि निश्चित, इसका अर्थ क्या होता है सुपरिभाषित संग्रह का, कि यदि हमें निश्चित गुणधर्म की वस्तुओं का एक संग्रह लिया जाए, यानी कि निश्चित वस्तुओं के गुणधर्म का एक हम संग्रह लिया जाए, तो यह हम इस सुस्पष्ट तरीके से, स्पष्ट रूप से ये बता सकें कि जो हमने वस्तु ली है वो संग्रह के अंदर है, तो हम अंदर है या नहीं, तो वो ये क्या करेगा, सुपरिभाषित करेगा। यानी वो संग्रह के अंदर है तो वो सेट हो जाएगा, सुपरिभाषित हो जाएगा, और यदि वो सेट उसके अंदर नहीं है, सुपरिभाषित नहीं होगा, तो वो क्या होगा, सेट नहीं होगा। तो हम सेट के बारे में समझ गए। सेट को क्या बोलेंगे, समुच्चय बोलेंगे, यानी ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। यानी कि भिन्न भिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहेंगे, हम समुच्चय कहेंगे। और समुच्चय को हम जो प्रदर्शित करेंगे वो किससे कहेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर। और जो सेट के अंदर जो अवयव होंगे उनको हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे, स्मॉल लेटर से लिखेंगे, जैसे ए बी सी ETC, इस तरीके से। अब हम देखते हैं कि सेट का रिप्रेजेंटेशन कितनी तरीके से किया जाएगा, देखते हैं। चलो अब समझेंगे समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण यानी समुच्चय का निर्धारण। समुच्चय का निर्धारण कितने तरीके से किया जाता है, तो समुच्चय का निर्धारण 2 तरीके से किया गया है। वो 2 तरीके कौन कौन से हैं? 2 तरीके हैं, एक तो है रोस्टर रूप, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे सारणीबद्ध रूप, और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप, यानी कि सेट होल्डर फॉर्म। अब समझते हैं कि सारणीबद्ध रूप क्या है, रोस्टर रूप, यानी कि इस रूप में जो समुच्चय के सभी अवयव हैं, उन समुच्चय के सभी अवयवों की एक सूची बनाकर उन्हें धनु कोष्ठक में लिख दिया जाता है। समझे इसको, यानी कि समुच्चय निर्माण रूप में, सारणीबद्ध रूप में, यानी रोस्टर रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को एक धनु कोष्ठक में सूची बनाकर क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। जैसे एग्जांपल लूं मैं, जैसे कि किसी समुच्चय ले लिया मैंने, किसी समुच्चय के अवयव हो गए क्या, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, ये किसी भी समुच्चय के क्या है, अवयव हैं। तो अब मैं इनको सारणीबद्ध रूप में लिखूंगा, यानी कि रोस्टर रूप में लिखूंगा, तो कैसे लिखूंगा, यानी कि मैंने ले लिया ए क्या है, जो ये अवयव है वो किसी ए के क्या है, अवयव है, किसी समुच्चय ए के अवयव है ये, तो इनको रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे हम, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। ये तो हो गया इसका एग्जाम्पल। अब दूसरा समझते हैं समुच्चय निर्माण रूप, यानी कि इसको बोले सेट होल्डर फॉर्म। इसमें क्या होता है कि जो समुच्चय है इसको कथन के द्वारा निरूपित किया जाता है। इसको हम इनको तो हम जो है सूची बनाकर, इसके अवयव हैं, इनके अवयव की सूची बनाकर प्रदर्शित करेंगे। लेकिन इसमें क्या है, जो हमने ये बोला इसी को हमें क्या करेंगे, कथन के द्वारा निरूपित करेंगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं एक्स सच दैट, यानी एक्स इस प्रकार से लिया है कि एक्स जो गुणधर्म है, गुणधर्म पी का पालन करता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसका, एग्जाम्पल इसी को ले लेते हैं। जैसे कोई ये सेट हुआ 1 -1 और आयोटा और माइनस आयोटा, ये सेट है। अब हमने सारणीबद्ध रूप में, रोस्टर रूप में इस तरीके से लिखा गया है। अब इसी सेट को हम क्या करेंगे, समुच्चय निर्माण रूप में, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में ये कैसे लिखा जाएगा, यानी कि इसका हम सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि एक्स लिया हमने, एक्स सच दैट, यानी कि एक्स हम किस प्रकार से लेंगे, एक्स इस प्रकार से लेंगे कि एक्स की पावर 4 बराबर 1, एक्स की पावर 4 बराबर 1। तो ये किस फॉर्म में लिखा गया, ये आ गया किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब ये तो हो गई समुच्चय का निर्धारण। समुच्चय का निर्धारण कैसे किया जाता है, दोबारा समझते हैं। समुच्चय का निर्धारण 2 तरीके से किया जाता है, पहला है रोस्टर रूप और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप में इसका क्या क्या है, समुच्चय का जो सभी अवयव हैं उन सभी अवयवों की एक सूची बनाकर उन्हें धातु कोष्ठक क्या होता है, ये इसको बोलते हैं धातु कोष्ठक। धातु कोष्ठकों के अंदर लिख दिया जाता है इसका। जैसे कि मैंने ये लिया, एग्जांपल लिया, ये
किसी भी समुच्चय के क्या थे, अवयव थे। किसी समुच्चय के क्या थे, ये अवयव थे। तो इनको मैंने रोस्टर रूप में कैसे लिखा, इसको ये लिया 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा। आयोटा आयोटा यहाँ पर होता है माइनस अंडर रूट माइनस का 1। अब दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप, सेट होल्डर फॉर्म, यानी इसमें धातु को किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे, कथन के द्वारा। यानी कि x सच इस प्रकार से लेंगे कि x जो है वो गुणधर्म p का पालन करता है। इसी को हम एग्जाम्पल के द्वारा समझा हमने, जो हम ये सेट लिया था 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। इसको हम कथन में कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी कि x इस प्रकार से लिया, यानी कि x सच दैट x की पावर 4। अब हम समझते हैं सेट का ऑर्डर। सेट का ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, सेट का ऑर्डर क्या होता है, सेट का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ सेट। सेट का ऑर्डर यानी सेट का ऑर्डर क्या है कि माना मैंने कोई सेट लिया एस, माना कोई सेट लिया एस, तो सेट एस का ऑर्डर क्या होगा। माना ये सेट लिया मैंने, इसमें अवयव है ए बी और सी, ये क्या है, इसके अवयव हो गए। तो जो इसका ऑर्डर होगा, जो सेट एस है इसका ऑर्डर होगा, इसको प्रदर्शित करेंगे हम ऑर्डर एस से, या ऑर्डर एस से, या प्रदर्शित करेंगे इसको हम कार्डिनेटिव कार्डिनेटिव ऑर्डर को ही बोलते हैं, कार्डिनेटिव ऑफ एस। इसको हम क्या करें, इसको सेट ऑर्डर का जो सेट होगा उसको कैसे निकालेंगे, मॉडल या ऑर्डर ऑफ एस या ऑर्डर ऑफ एस। यानी कि इसका मतलब क्या होगा, यानी कि सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, उन सारे एलिमेंट की संख्या ही क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा। जैसे इसका ऑर्डर क्या हुआ 3, इसका ऑर्डर क्या हुआ 3, यानी कितने एलिमेंट है इसके अंदर 3, 1 2 और 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 3। इसको मोड ऑफ एस से, यानी कि कोई एस लिया तो इसको मोड ऑफ एस से, ऑर्डर ऑफ एस से, या कार्डिनेटिव ऑफ एस, इसका क्या है ये रिप्रेजेंटेशन, यानी ऑर्डर ऑफ सेट के। अब एक चीज देखते हैं हम यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं। नंबर सिस्टम के बारे में, जो कि पूरी हमारी जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है या कोई और भी दूसरी मैथमेटिक्स है, वो हमें बहुत काम आने वाली है। हर जगह, हर यूनिट में, हर उसमें पेपर में वो क्या है, काम आने वाले हैं। तो हमें क्या है, उनको समझ लेना चाहिए। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम आपने पढ़ा ही होगा, जैसे नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या हुई, कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, रियल नंबर हुए, ये सभी इसमें आते हैं नंबर सिस्टम में। तो नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम सेट के अंदर घुसने से पहले हम क्या करते हैं, पहले नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में पहला आता है नेचुरल नंबर, एन, नेचुरल NATU, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को प्रदर्शित करने का जो सिंबल होगा वो होगा एन। इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है कि जो प्रकृति में होता है, नेचुरल नंबर जो प्रकृति के द्वारा हमें प्रदत्त है, जो हमें प्रकृति से प्राप्त है या प्रकृति में जो भी दिखाई देता है, वो क्या है, नेचुरल नंबर के तौर पे, जैसे कि 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अगर तो ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर का सेट हो गया। तो इस तरीके के 1 2 3 डॉट 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 नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 1 2 3 एंड सून, यानी कि 1 2 3 लेने के बाद जो अंक आएंगे आगे वो इसी रूप के आएंगे, इसको क्या बोलते हैं हम, एंड सून। ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर 1 2 3। इस तरीके के जो सेट होगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर का सेट होगा। दूसरा पढ़ते हैं हम होल नंबर। होल नंबर
होता है, होल नंबर बोलते हैं पूर्ण संख्या। होल नंबर क्या होती है? पूर्ण संख्या। यदि मैं नेचुरल नंबर्स में यदि जीरो ऐड कर दूं, क्या कर दूं मैं? ऐड जीरो। यदि जीरो ऐड कर दिया जाए तो वो क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या। जैसे कि अभी देखते हैं, इसका सिंबल है डब्ल्यू, यानी कि जीरो यूनियन नेचुरल नंबर, यानी कि 0 1 2 3 एंड सो। ये क्या हो गई? होल नंबर, यानी कि मैंने नेचुरल नंबर में क्या ऐड किया? जीरो ऐड करते ये क्या हो गई? पूर्ण संख्या। तीसरा आता है इंटीजर, INTE। इंटीजर बोलते हैं हम पूर्णांक। इंटीजर क्या होता है? पूर्णांक। इसको हम प्रदर्शित करेंगे I या Z से। अब यदि हमने क्या लिया, 1 2 3 एंड शून्य इन्फिनिटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, इस तरीके के जो सेट है वो क्या हो गया? नेचुरल सेट हो गया। अब यदि हमने इस सेट में जीरो ऐड कर दिया तो वो क्या हो गया? पूर्ण। अब हम किस तरीके से क्या हो रहे हैं? यूं बढ़े, 1 2 3 1 0 हुआ। अब यदि मैं नेगेटिव की तरफ चलूँ, -1 -2 -3, यानी इस तरीके बढ़ो, जो ये हमें सेट प्राप्त होगा उसी सेट को क्या कहेंगे हम? इंटीजर, यानी कि पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्याओं का सेट। अब ये क्या होगा? जैसे -3 एंड शून्य, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड शून्य। जो ये सेट बनेगा वो सेट किसका बना है? इंटीजर नंबर्स का। इसको हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। ये क्या हो गया? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। इसमें क्या है? नेचुरल नंबर में जीरो ऐड किया, जीरो में भी, इसमें भी पूर्णांक संख्याओं में हमें नेगेटिव वाले टर्म जोड़ ऐड कर दी तो ये क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। अब नंबर 4 पर आता है रेशनल। नंबर 4 पर क्या आता है? रेशनल नंबर। इसको बोलेंगे हम परिमेय संख्या। यानी कि पहले क्या? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, चौथे क्या आता है? रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है? देखो, परिमेय संख्या को हम प्रदर्शित करते हैं इससे, Q से। तो ये क्या होती है कि P/Q, यानी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि रेशनल नंबर क्या हो गई? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाती है? रेशनल नंबर। लेकिन रेशनल नंबर की ये परिभाषा पूरी बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि हमने क्या किया? P और Q तो ले लिया, P/Q के, और Q बराबर 0 तो कर दिया, लेकिन हमने यहाँ पर ये नहीं बताया कि जो P और Q है वो हमें लेना कहाँ से है। तो हमें P और Q कहाँ से लेना है? P और Q लेना है हमें कहाँ से? इंटीजर Z से। ये होती है इसकी क्या है? रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q 0 के बराबर नहीं है, और जो Q लिया है और जो P लिया है वो कहाँ से लिया है हमने? इंटीजर Z से। यानी कि इसके अंदर से जो भी लेंगे P और Q 0 नहीं होगा, वो क्या होंगी? रेशनल नंबर। नंबर 5 पर आता है इरेशनल नंबर। नंबर 5 में क्या आता है? इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है ये देखना है। यानी कि जो परिमेय नहीं है वो क्या हो गई? अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या को हम किससे व्यक्त करेंगे? Q कॉम्प्लीमेंट से। इसको हम Q डॉट 0 से वैसे भी व्यक्त करते हैं। यानी कि रेशनल नंबर, जो संख्या रेशनल नंबर नहीं है वो क्या हो गई? इरेशनल नंबर।
अब इसके बाद पढ़ते हैं रेशनल नंबर के बाद में आता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होती है? नंबर 6। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने अभी तक? नेचुरल नंबर पढ़ा था, यानी कि 1 2 3 एंड शून्य, इस तरीके का पढ़ा। फिर हमने नेचुरल नंबर में क्या ऐड किया? नेचुरल नंबर पढ़ा था 1 2 3, फिर इसमें हमने ऐड किया, वो बन गया होल नंबर। फिर हमने नेगेटिव टर्म -2 -1 0, ये क्या हो गया? पूर्णांक हो गया, इंटीजर हो गया। फिर इंटीजर हो गया तो इनको मिला के हमने क्या लिया? P/Q के रूप में कुछ लिखा है, जहाँ Q 0 नहीं है, और P और जो Q है वो हम ले रहे हैं किससे? इंटीजर Z से। तो वो क्या हो गई? रेशनल नंबर। और जो ये नहीं है वो क्या हो गई? इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर क्या होती है? रियल नंबर, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। अभी यदि मैं क्या करूं, जो रेशनल है और इरेशनल है, यदि इन दोनों को मैं जोड़ दूं, मैं रेशनल और इरेशनल यदि दोनों को ऐड कर दूं तो वो क्या हो जाता है? रियल नंबर। रियल नंबर यानी इसको सिंबल है R, यानी कि Q कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो गई? रियल नंबर। इसको अगर देखा जाए तो इसको रियल एक लाइन पर देखते हैं, जैसे 0 1 2 3 -1 -2 -3। अब इसके बीच की जितनी भी संख्याएं हैं, यानी कि -3 और -3 के बीच में जितनी भी संख्याएं इस लाइन पर हैं, वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? रियल नंबर। अब रियल नंबर हमने रियल नंबर पढ़ लिया, Q यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट का यूनियन जो है वो क्या हो गया? रियल नंबर हो गया। अब रियल नंबर के बाद पढ़ते हैं हम नंबर 7। नंबर 7 आता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स होता है सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि ऐसी संख्याएं, कॉम्प्लेक्स क्या है कि ऐसी संख्या हैं जिन्हें हम a प्लस आयोटा बी के रूप में लिख सकें। जहां मैंने आपको पहले भी बताया था कि आयोटा बराबर क्या है? -1। यानी कि ऐसी संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुई? ऐसी संख्याएं जिन्हें a प्लस आयोटा बी के रूप में लिखा जा सके, जहां पर a और b वो होंगी किससे? रियल नंबर R से। a और b वो कहां से हुई? रियल नंबर R से। तो ऐसी संख्या है, यानी कि ऐसी संख्या जिन्हें a प्लस आयोटा के b के रूप में लिखा जा सके, और यहाँ a और b वो कहां से लेंगे हम? रियल नंबर से। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी। अब यहाँ हम नंबर 8 पर पढ़ते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं देखते हैं। नंबर 8 पर क्या पढ़ा था हमने? काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है? तो काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें a प्लस आयोटा b के रूप में लिखा जा सके। a प्लस आयोटा b के रूप में लिखा जा सके। a प्लस आयोटा b के रूप में लिखा जा सके, यानी कि
इमेजिनरी नंबर कौन सी, ए प्लस आयोटा बी, कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी के रूप में लिख दी, जहां पर ए और बी कहां से ले रहा हूं मैं, रियल नंबर आर से, लेकिन जो बी है वो 0 नहीं होना चाहिए। बी क्या है, बी जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो वो संख्याएं क्या होंगी, इमेजिनरी नंबर। एक चीज ध्यान ध्यान पे, यदि बी 0 हो गया, क्या देखना है यहाँ पे कि यदि बी 0 हो गया, यदि बी 0 हो गया तो आयोटा 0 हो गया, और आयोटा 0 हो गया तो ये टर्म पूरा 0 हो गया। जब ये टर्म 0 हो गया तो बचा क्या, ए, और ए क्या है, रियल नंबर, ए क्या है, रियल नंबर है। तो इस तरीके से ये क्या बच जाता है, केवल रियल पार्ट बच जाता है, तो इमेजिनरी पार्ट नहीं बचता है। इसलिए हमें क्या करना है कि जो b बराबर b 0 नहीं होगा, b 0 नहीं होगा, तभी वो क्या बन पाएगा, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तो यानी कि a प्लस आयोटा b, जहाँ a और b जो कहाँ से लेंगे हम, रियल नंबर r से लेंगे, और जहाँ b बराबर 0 नहीं होगा तो ऐसी संख्याएं तो क्या होंगी, इमेजिनरी नंबर, और a प्लस आयोटा b के रूप में लिखा जाए, जहाँ a और b रियल नंबर, वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स संख्याओं का समुच्चय। और रियल समुच्चय यानी कि जो अपरिमेय और परिमेय संख्या दोनों का यूनियन कर दे, दोनों का यूनियन कर दिया जाए, जो संख्या बनती है, जो समुच्चय बनता है, वो समुच्चय क्या बनेगा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब एक यहाँ पे हमने रियल नंबर पढ़ा, नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, इन सभी को हम एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं ताकि हम भूल नहीं पाएंगे। देखना यह है डायग्राम से हमें इन सबको कैसे समझ पाते हैं, कैसे नहीं समझ पाते हैं, ध्यान रखना। हमने क्या पढ़ा था पहले, हमने देखा नेचुरल नंबर था, होल नंबर है, सारी चीज, सारे नंबर है, इन सब नंबरों में सबसे बड़ा नंबर कौन से निकल के आ रहा था, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम देखते हैं एक डायग्राम बनाते हैं इन सब का, जो भी नंबर सिस्टम पढ़ाया अभी हमने, तो डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे क्या पढ़ा था हमने, सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, कॉम्प्लेक्स, सबसे बड़ा सेट होता है वो कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स सेट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर किस रूप में, ए प्लस आयोटा बी के रूप में, जहां पर ए और बी क्या थे, रियल नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दो पार्ट में डिवाइडेशन था कॉम्प्लेक्स नंबर का। वो दो पार्ट कौन से थे, दो पार्ट कौन से थे, दो पार्ट थे, एक तो रियल पार्ट था, एक तो रियल, और एक क्या है, इमेजिनरी, इमेजिनरी। यानी कि ए प्लस आयोटा बी, या ए है और ये बी है, ए है ये तो रियल पार्ट हो गया, और जो बी है वो क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो अब रियल पार्ट हमने एक चीज देखी थी, जो रियल नंबर आर था वो किससे मिलकर बना था, क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट से। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो रियल नंबर है वो भी दो भागों में बटा हुआ है, तो दो भाग वो इसके भी हो गए, रियल नंबर के भी, क्यू रेशनल नंबर, रेशनल और इरेशनल, रेशनल और इरेशनल। रेशनल यानी कि क्यू, और इरेशनल यानी कि क्यू कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है, रियल नंबर यानी कि क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। रियल नंबर क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट दो भागों में डिवाइडेशन होगा, एक तो रियल नंबर रेशनल नंबर, और एक क्या हो गया, इरेशनल नंबर। अब हमने एक चीज देखा था, पहले नेचुरल नंबर आया था 1 2 3 इस तरीके से, फिर इसमें 0 ऐड किया, फिर नेगेटिव टर्म ऐड किए, तो जो रेशनल नंबर है ये इसका भी डिवाइडेशन हो रहा है, तो रेशनल नंबर है इसका भी डिवाइडेशन हो रहा है। डिवाइडेशन कैसे हो रहा है, जैसे नेचुरल नंबर एंड 1 2 3 एंड सो ऑन, फिर आप होल नंबर 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और इंटीजर आई या जेड
-3 -2 -1 0 1 2 एंड सो। इसके बाद P बटे Q, जहाँ Q बराबर में 0 और जो P और Q है वो कहाँ से हैं, रियल नंबर R से। तो रेशनल नंबर Q क्या हो गया, N यूनियन W यूनियन I यूनियन P बटे Q, ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। अब इमेजिनरी पार्ट, अब बात आती है इरेशनल पार्ट। इरेशनल क्यों कॉम्प्लीमेंट, ये अलग है, ये इसका कोई डिवाइडेशन नहीं। अब यहाँ आता है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट भी b बराबर 0 नहीं हुआ तो इमेजिनरी पार्ट हो जाए। इरेशनल नंबर है, इसका भाग दो भागों में डिवाइडेशन है, सॉरी जो इरेशनल नंबर है इसका दो भागों में डिवाइड, एक तो अलजेब्रिक है, एक तो है अलजेब्रिक, जिसको ए से व्यक्त करेंगे। इसका एग्जांपल होगा जैसे कि √2 √3, और एक होगा ट्रांसीडेंटल। जैसे कि पाई या ई, इस तरीके की जो संख्या होंगी वो ट्रांसीडेंटल होंगी, और एक होगा अलजेब्रिक, इस तरीके का रूट निकल के आएंगे क्यों में, वो क्या होगा, अलजेब्रिक नंबर। तो हमने यहाँ पे इसको जो नंबर सिस्टम था, नंबर सिस्टम को अभी हमने किससे समझा है, डायग्राम से यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या दी थी, सबसे बड़ा सेट है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b के रूप में, जहाँ a और b रियल नंबर है। जो a और b है ये दो भागों में डिवाइडेशन हो गई, तो रियल पार्ट हो गया और एक इमेजिनरी पार्ट हो गया। रियल पार्ट दो भागों से मिलकर होना है, किस किस से, एक तो रेशनल और एक इरेशनल। अब ये रेशनल और इरेशनल रियल पार्ट भी दो भागों में डिवाइडेशन होगा, इसका भी, इसका रियल पार्ट का दो भागों में, रेशनल और एक इरेशनल। एक तो रेशनल किस किस से मिला, कौन कौन से सेट है, नेचुरल नंबर यूनियन W यूनियन I यूनियन P बटे Q, यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल पार्ट। इरेशनल पार्ट भी दो भागों में बटा हुआ है, अलजेब्रिक पार्ट और ट्रांसीडेंटल। ये तो हो गई नंबर सिस्टम की बात, तो ये तो हो गई नंबर सिस्टम की बात। अब ये हमें जो पूरा है नेचुरल नंबर, इन सब के बारे में क्या करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि हम पूरी कंप्लीट जो बीएससी आएगी या आगे भी जो भी है उन सब में इन्हीं का बहुत महत्व है। और हमें नेचुरल नंबर W, जो Z है, रियल नंबर R है, इस तरीके जो ये सिंबल है ये क्या है, स्टैंडर्ड सिंबल है, अगर इस तरीके मिल जाएगा तो इनका मतलब एक ही होगा कि रियल नंबर है, इसका मतलब होगा नेचुरल नंबर है। अगर तुमने सीधा ये लिख दिया, तुमने केवल अगर सीधा n लिख दिया तो हमें बताना पड़ेगा, सीधा n लिख दिया तो हमें बताना पड़ेगा कि ये नेचुरल नंबर है। और आपने अगर ऐसा लिख दिया तो हमें बताने की जरूरत नहीं है कि ये नेचुरल नंबर है या नहीं है। ये अगर इस तरीके का सिंबल में है तो ये क्या होंगी, नेचुरल नंबर। इस तरह के सिंबल में जो भी मिलेगी, ये क्या स्टैंडर्ड है, इनको फिक्स कर दिया कि जो इस तरीके लिखा जाएगा वो अपने एक विशेष महत्व को या विशेष नंबर को प्रदर्शित करेगा। अगर नॉर्मल लिखा है तो हमें बताना पड़ेगा, लिख के बताना पड़ेगा कि ये नेचुरल नंबर है या नहीं। तो इस तरीके से अब हमने पढ़ लिया नंबर सिस्टम के बारे में। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट, यानी कि हम सेट के प्रकार क्या पढ़ेंगे। अब हम सेट के प्रकार, और जो सेट के प्रकार हैं वो हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए क्या है, इतना ही काफी है। ये रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है, और इसमें अगर हमें कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो वो जरूर बताइएगा। कल हम अगले क्लास में जो भी लेक्चर 2 आएगा, उस लेक्चर 2 में हम डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, टाइप ऑफ सेट, यानी सेट के प्रकार से। सेट के प्रकार में होगा क्या, एकल सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा, इक्विवेलेंट सेट होगा, इक्वल सेट होगा। ये इन सब के बारे में हमको क्या है, पढ़ना है।
तो मिलते हैं फिर कल अगले लेक्चर में। तो ध्यान रखिएगा कल अगले लेक्चर में। ओके।